तो दोस्तों YouTube मैथ मस्ती चैनल पर आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं जीके जीएस का क्लास लेता हूं और इधर के दिनों में रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग है सो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं लोगों को रेलवे के इस एनटीपीसी से बहुत उम्मीद थी। बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसियाँ आई हैं, तो सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और चलिए, मैं कितना आपको तैयारी में आपको सहयोग करता हूं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना हमसे अपना सहयोग ले सकते हैं। तो चलिए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज यहाँ बोर्ड पे एक नक्शे टंगे हुए हैं जो भारत का नक्शा है, और इसके सहयोग से मैं आपको आज है सो पढ़ाने वाला हूं। चूँकि आज जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी कहीं ना कहीं नक्शे से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो चलिए, आपको जो है सो मैं सबसे पहले नक्शों की भूमिका हमारी तैयारी में क्या क्या है उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए, आप एक चीज़ आपको कहेंगे कि आप लोग जो जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नक्शे की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप एक एटलस जरूर खरीद लें। क्योंकि एटलस में आप एटलस खरीदेंगे, एटलस में आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे मानचित्र राज्यों के हैं, देशों के हैं, आपको महादेशों के हैं, तो वो आपकी तैयारी में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए, आप कितनी तैयारी करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना समय देते हैं। चलिए, थोड़ा सा परिचय हम एक और अपना भी दे दें, क्योंकि आप लोग क्लास लेते हुए मुझे देखते हैं लेकिन मेरे परिचय को आप नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम अनिल कुमार पांडे हुआ और मेरा क्वालिफिकेशन मैं एमए किया हुआ हूं और बीएड किया हुआ हूं, और 1999 में बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक की नियुक्ति आई थी, उससे मेरी नियुक्ति हुई थी, और वर्तमान में मैं विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में हेडमास्टर हूँ। तो चलिए, आप लोगों को, चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग से आया हूँ, तैयारी उसी ढंग की मैंने भी की थी अपने समय में, और जिसके वजह से मेरी नियुक्ति भी हुई है, तो मैं यह कहीं ना कहीं आपके लिए भी सहयोगी हो, इसके लिए मैं आपके लिए यह वीडियो डालता हूँ, और ये तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यह आपको रेलवे में कितना सहयोगी होगा यह आपके ऊपर होता है। आपको अगर पसंद आता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी को दबाइए और लाइक ज़रूर से करेंगे। एक साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि मैं, जैसा कि आप हमारे टी शर्ट को देख रहे होंगे, मैं अनअकैडमी में वेरीफाइड वहाँ का एजुकेटर हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे कोर्स आपको एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, आपको सीजीएल के लिए मैंने वहाँ पे डाल रखा है। तो आप वहाँ जाके उससे भी आपको अध्ययन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी में उसका भी लाभ उठा सकते हैं वहाँ पर जाके। और वहाँ जाकर उसको बहुत कुछ करना नहीं है, वहाँ पे आप अपने मोबाइल पे, जो नए लोग हैं वे लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर को आप वहाँ पे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, और वहाँ जाके हमारे नाम को लिखेंगे वहाँ पे अनिल कुमार पांडे, और फिर मैं वहाँ पे दिख जाऊँगा, और बाकी मेरे सारे कोर्स को आप देखकर वहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, और पहला प्रश्न हमारा देखेंगे यहाँ पे, और पहला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, और यहाँ पे देखेंगे आंसर में है मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, डूरन लाइन और मैगिनोट लाइन। बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आप जानते हैं इसको, और बिल्कुल रेडक्लिफ लाइन यहाँ पे आंसर आपको हो जाएंगे, रेडक्लिफ लाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं रेडक्लिफ के विषय में। रेडक्लिफ के विषय में हम लोग जानेंगे। रेडक्लिफ एक्चुअली थे कौन, तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और देश जब ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड जब हम लोगों को आज़ाद करके जाने की तैयारी कर चुका था, तो फिर जून महीने में ही वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने की तैयारी इनके ऊपर, अर्थात आपको जो है सो सिरिल रेडक्लिफ के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी उनके द्वारा दी गई थी, और उनके द्वारा यह सीमा निर्धारण किया गया। जो सीमा में यहाँ ब्लैक आप देख रहे होंगे, यहाँ पे गुजरात से लेकर यह राजस्थान, पंजाब होते हैं जम्मू कश्मीर तक, यह काले लाइन के द्वारा मैंने दिखा रखा है। और ये सीमांकन आपको देश आज़ादी के ठीक आपको 2 दिन बाद, अर्थात 17 अगस्त को यह निर्धारण 1947 को किया गया, और यह सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चलिए, तो इससे जो हटके, चूंकि आंसर में मैकमोहन लाइन के विषय में भी दिया हुआ है, तो मैकमोहन लाइन को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। और मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के मध्य, अर्थात आप अगर नक्शे में देखेंगे तो ये पार्ट,
यहाँ पर देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये बगल में आपको भूटान है। अगर ये बात करें तो ये भूटान आपको है, और इस भूटान के समीप से यह जो पार्ट है आपको, यह अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है, यह अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है, यही आपको मैकमोहन रेखा के नाम से आपको जाना जाता है। तो इसके विषय में और यह होगा आपको कि यह जो है सीमा, इसका सीमांकन जो किया गया वह मैकमोहन जी के द्वारा किया गया था 1914 में शिमला समझौते के तहत। ये मैकमोहन जी, और बहुत बार प्रश्न में आया है कि मैकमोहन रेखा किस राज्य का सीमांकन करती है, तो अरुणाचल प्रदेश का। भारत के किस राज्य का था? अरुणाचल प्रदेश का। और फिर उसके बाद एक और है डुरंड लाइन। बिल्कुल, डुरंड लाइन को आप लोग देखिएगा, डुरंड लाइन जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य यह जो है सो रेखा, विभाजन का रेखा है। और ऊपर में आपको देखिएगा वहाँ पे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य यह सीमांकन करता है, यह सो डुरंड लाइन है। और फिर चौथा है मैगिनोट लाइन। बिल्कुल, और मैगिनोट लाइन जो है सो फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा विभाजन यह करती है आपको मैगिनोट लाइन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? बिल्कुल, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको आंसर में है आपको बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सबसे पहले आप इन आपको देशों को देखें, इससे ही आप स्पष्ट कर लेंगे कि ये जो है सो किस देश के साथ इनका सीमा अधिक है। तो सबसे पहले बांग्लादेश को देखने का प्रयास करिएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश को, ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल का यह पार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैं काला मार्क कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़े पार्ट यहाँ पर असम के आ जाते हैं। मैं आपको कहा हूँ कि आप अपने सामने में मैप रखेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। और उसके बाद फिर ये मेघालय यहाँ पे फिर पुनः हुआ, असम का वह पार्ट फिर थोड़ा सा यहाँ आता है, और उसके बाद यह त्रिपुरा, और फिर उसके बाद है सो ये घूमते हुए मिजोरम, यहाँ तक आपको जो है सो बांग्लादेश का पार्ट आता है। तो राज्य इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से 5 राज्य हैं। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आपको ये लंबाई, सीमांकन की बात करें, इसकी सीमा की बात करें तो सीमा है 4097 किलोमीटर, 4097 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बांग्लादेश की। अब हम लोग आते हैं चीन पर दूसरे नंबर में, चूंकि चीन को देखते हैं, और चीन कहाँ है इसके सीमांकन, तो आप देख सकते हैं ये जो है आपको जम्मू कश्मीर का यह भाग, ये पार्ट आपको जो है सो जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद आप है सो ये हिमाचल प्रदेश, और फिर ये उत्तराखंड। तो 3 राज्य यहाँ पर हो गए। अगर इसकी बात करें तो 3 राज्य यहाँ हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और फिर है सो उत्तराखंड, 3 राज्य हो गए। उसके बाद चले जाइए आप यहाँ पे सिक्किम में, तो सिक्किम का यह पार्ट, चूंकि इधर नेपाल है और इधर भूटान है, तो सिक्किम का यह पार्ट आपको तो हो गए 4 राज्य। और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यह पार्ट जो है सो भूटान है, तो चौथे राज्य जो आपको हो गए आपको तो 1, 2, 3 और चौथा आपको सिक्किम, और 5वां अरुणाचल प्रदेश। और इसलिए ये 5 जो राज्य हैं आपको है सो सीमा बनाते हैं चीन के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 5 चीन के जो सीमा बना रहे हैं वो 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न में यह भी बहुत बार आते हैं राज्यों के विषय में। अब इसकी कुल सीमा की लंबाई की बात कर लें तो सीमा की कुल लंबाई जो है सो 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर, जबकि अभी हम लोगों ने बांग्लादेश को देखा है तो 4097 किलोमीटर। चलिए अब अफगानिस्तान की ओर आते हैं। तो अफगानिस्तान का एक पार्ट थोड़ा सा केवल जम्मू कश्मीर को टच करता है। यहाँ पर भारत में अभी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से वह पार्ट जाना जाता है, और यह है सो आपको जम्मू कश्मीर में तो बहुत छोटा सा वह सीमांकन है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा आपको है यहाँ पे। फिर आते हैं हम लोग पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को आप देखिएगा, पाकिस्तान को आप जानते हैं कि 4 राज्य, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। तो 4 राज्य हैं। अगर इसके सीमाओं की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको प्रश्न स्पष्ट हो जा रहे हैं कि सबसे लंबी जो सीमा है वह बांग्लादेश की है, क्योंकि 4097 किलोमीटर इसके हैं। आपको चीन की बात करें तो 3488, अफगानिस्तान का 160 और पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर यहाँ पर हैं। तो इस हिसाब से आप पड़ोसी देश जिसकी सबसे लंबी सीमा है वह है सो बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है अपना,
पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है? पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है? तो यहां स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये पाकिस्तान के जो सीमा रेखा जो बनाए हुए वो 1 नंबर में गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब और 4 जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों से है सो पाकिस्तान की सीमाएं बनी हुई हैं भारत की। अब यहाँ पर आप स्पष्ट ऐसे ही देखते होंगे तो आपको स्पष्ट हो जाता होगा। देखिए गुजरात ये छोटे से पार्ट है, राजस्थान का देख सकते हैं आप यहाँ है, फिर पंजाब, फिर है सो जम्मू कश्मीर। तो इस हिसाब से आप स्पष्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान जो है वह सबसे लंबी सीमा बना रहा है और आंसर हो जाएंगे 3 के डी। बिल्कुल आंसर हो जाएंगे 3 के डी हो जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल 3 के डी हो जाएंगे, 3 के आपको आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र से मिलती है? बिल्कुल भारत के कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र से मिलती है? तो यहां पर आप देख सकते हैं समुद्र से कौन कौन सा राज्य है। तो आप इधर देख लीजिएगा, ये पश्चिम का भाग जो अरब सागर के नाम से जाना जाता है, यह पूर्व का भाग जो बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की ये सभी राज्य जो हैं सो समुद्रों से सटे पड़े हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कितने राज्य सीमाओं से मिल रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखिए करेंगे तो 1 नंबर में गुजरात आप कर सकते हैं, 2 नंबर में महाराष्ट्र को दे सकते हैं, 3 नंबर में यहाँ छोटे से गोवा है वह दे सकते हैं, 4 नंबर में कर्नाटक को दे सकते हैं, 5 में केरल को दे दीजिए, 6 में तमिलनाडु इधर किनारे में है, 7 में आंध्र प्रदेश और 8 में ओडिशा और 9 में यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो कुल अगर हम लोग बात करें जो समुद्र तटीय राज्य हैं तो वो राज्यों की संख्या है 9 और आंसर हो जाएंगे बिल्कुल 9, 4 के सी। बिल्कुल तो 4 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 4 का हो जाएगा सी। बिल्कुल 4 का सी आंसर हो जाएगा, 4 का सी। चलिए अब हम लोग है सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन भारतीय तट पश्चिमी तट का हिस्सा है? बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन भारतीय तट पश्चिमी तट का हिस्सा है? तो फिर आइए हम लोग यहाँ पे 5 नंबर का पश्चिमी तट का हिस्सा है आप लोग। हाँ तो फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है गोलकुंडा तट, ए है मालाबार तट, बी में, सी में कोरोमंडल तट और डी में उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पर है पश्चिमी तट का हिस्सा, अर्थात पश्चिमी तट हमारे हो जाएंगे ये, आपको ये पार्ट आपको पश्चिमी तट के नाम से जाने जाएंगे। अर्थात ये आप गुजरात के इस पार्ट को अगर कर ले तो यह सभी जो है सो पश्चिमी तट के नाम से जाने जाएंगे और ये जो पार्ट है वह पूर्वी तट के नाम से जाना जाएगा। पूर्वी तट के नाम से जाना जाएगा कौन पार्ट? तो यह पार्ट यहाँ कन्याकुमारी से लेकर जो कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए यह जो है सो आपको पूर्वी तटीय भाग के नाम से जाना जाएगा। अब यहां पर हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा है भारतीय तट पश्चिमी तट का हिस्सा है, अर्थात इस तट का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग गोलकुंडा तट को देखते हैं और आप जानते होंगे गोलकुंडा तट है सो गोदावरी डेल्टा, अर्थात गोदावरी नदी जो है उसके डेल्टा के मध्य जो यह भाग है यह गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है, गोदावरी डेल्टा। फिर अगर हम लोग मालाबार तट को देखें तो यह जो है गोवा से लेके और कन्याकुमारी तक यह पार्ट जो है सो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपको ऐसे ही एक तो हो गया स्पष्ट कि यह पश्चिम तटीय आपको हिस्सा है। फिर कोरोमंडल तट को देखेंगे तो कोरोमंडल यह कन्याकुमारी से लेकर यह पार्ट जो है सो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो फिर यह पूर्वी तटीय भाग हो गए और अगर उत्तरी सरकार तट को देखें तो यह फिर गोदावरी से लेकर यह पार्ट आपको यह उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है और यह है सो गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है कि मालाबार तट जो कि गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक है यह आपको जो है सो पश्चिम तट का हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो जाएंगे बी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो जाएंगे बी यहां पर। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन 6 है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आप जैसा कि जानते होंगे कर्क रेखा के विषय में, कर्क रेखा जो है वह आपको
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो हम फिर भारत में कर्क रेखा की स्थिति को देखेंगे और यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप यहाँ नक्शे में देखेंगे ये कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से, ये देखिए ये गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश और फिर है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर थोड़े बांग्लादेश से घूमते हुए और यह पार्ट आपको है सो त्रिपुरा और फिर है सो मिजोरम, ऐसे होते हुए आगे चली जा रही है। तो अब है आप यहाँ पे इन राज्यों को जरूर से देखें। अब राज्यों को हम देखने का प्रयास करते हैं और यहाँ राज्यों को देखिएगा तो यहाँ पर 1 नंबर में हम लोग गुजरात को देते हैं, गुजरात 1 नंबर में। फिर उसके बाद थोड़े से पार्ट आपको राजस्थान में है तो 2 नंबर राजस्थान को देते हैं। फिर 3 नंबर में मध्य प्रदेश को दीजिए, 4 नंबर में छत्तीसगढ़ को, 5 नंबर में झारखंड को आप दीजिए यहाँ पे, 6 नंबर में वेस्ट बंगाल को, 7 नंबर में त्रिपुरा को और 8 नंबर में मिजोरम को। बहुत लोग इसके तरह तरह के ट्रिक बना चुके हैं, लेकिन आपको ट्रिक नहीं, आप नक्शे को दिमाग में सेट करिए, उससे आपकी तैयारी में काफ़ी आपको सहयोगी होगा। तो यहाँ नक्शे को पूरे तरीके से दिमाग में लाइए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो कितने राज्यों से गुजर रही है, तो 8 राज्यों से। तो फिर यहाँ आंसर हो जाएंगे 6 के सी हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर 6 के सी हो जाएंगे। अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल, और अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो आपको है सो इन कर्क रेखा के विषय में अब आप स्पष्ट हो गए कि किन किन राज्यों से गुजर रही है। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। कर्क रेखा पहला अगर बात करें तो वो आपको गुजरात से, दूसरा राजस्थान, बिल्कुल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 7वां पश्चिम बंगाल, 8वां त्रिपुरा, 9वां आपको मिजोरम, सॉरी 8वां मिजोरम, 7वां आपको त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो कुल आपको 8 राज्यों से गुजर रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सभी मैं मैप से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आया हूं, इसलिए आपको ये सारे मैप में आपको दिखेंगे, इसलिए आप मैप का भरपूर प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने में है, आंसर है न्यूमोर द्वीप, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप और रामेश्वर द्वीप। बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सब जितने भी आंसर में दिए जा रहे हैं द्वीप, उनको सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला ए नंबर में आपको दिख रहा है न्यूमोर द्वीप, और न्यूमोर द्वीप को आप देखने का प्रयास करिए। आप यहाँ पे पश्चिम बंगाल और उसके बाद बगल में बांग्लादेश से सटे हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में यह पार्ट न्यूमोर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और आप इसको अपने नक्शे में देखिए, वहाँ पे यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ पे आपको बांग्लादेश और यह बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप है, आपको न्यूमोर द्वीप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, तो फिर क्वेश्चन जो है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है, तो श्रीलंका तो यहाँ है, न्यूमोर द्वीप वहाँ है, तो फिर ये तो है नहीं। फिर आते हैं हम लोग लक्षद्वीप को देखते हैं। आप लक्षद्वीप को देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बूंदे बने हुए और यहाँ पे बूंदे बने हुए, ये जो है सो लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, जो अरब सागर में है आपको। तो फिर यह भी नहीं है। तीसरा है निकोबार द्वीप। तो निकोबार द्वीप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है निकोबार द्वीप, ये आपको जो कि अंडमान निकोबार का पार्ट है और यह है सो आपको बंगाल की खाड़ी में है, तो यह तो है नहीं। तो बच गए केवल रामेश्वर द्वीप। तो रामेश्वर द्वीप बिल्कुल आपको भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट वहां पर श्रीलंका तक नहीं ले गया कि परीक्षाओं में आपको है सो एटलस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में आप आ जाइए और यहाँ पर स्पष्ट लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है रामेश्वरम द्वीप, दोनों के बीच में आपको है सो रामेश्वरम द्वीप है यहाँ पे। तो फिर आपके लिए यह बिल्कुल आसान है कि 7 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा 7 का आंसर? डी। बिल्कुल 7 के आंसर हो जाएंगे डी, 7 के आंसर डी हो जाएंगे। और चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 में। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के संगम कहलाता है? 3 सागरों का संगम कहलाता है। ये भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है?
तीन सागरों का संगम कहलाता है कौन सा स्थान? तो फिर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे और आंसर है कोलकाता, कन्याकुमारी, चेन्नई और मुंबई। बिल्कुल, तो कोलकाता, तीन सागर तो यहाँ हो नहीं सकते हैं। कोलकाता जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगर हम बात करें कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी यहाँ दक्षिण में है, तो कन्याकुमारी तो हो सकते हैं। इसलिए कि अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर कन्याकुमारी को, तो कन्याकुमारी के अगर पश्चिम में बात करेंगे तो ये फिर अरब सागर है, अगर पूर्व की ओर बात करेंगे तो वो बंगाल की खाड़ी है, और अगर पश्चिम की बात करें, ये दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से कन्याकुमारी तो हो जाएगा, चेन्नई फिर नहीं होंगे, और उसके बाद मुंबई भी नहीं होंगे। मुंबई यहाँ पे अरब सागर के बगल में। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर हो जाएंगे बी आपको, और 8 के हो जाएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी बिल्कुल। और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इसके आंसर हो जाएंगे। तो क्लियर है यहाँ। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? म्यांमार की सीमा पर कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? और हम लोग है सो म्यांमार को देखेंगे। तो म्यांमार है कहाँ? तो आइए सबसे पहले हम लोग म्यांमार को देखते हैं। और म्यांमार जो है आप यहाँ देखेंगे, ये आपको है सो म्यांमार है। ये आपको भारत का अरुणाचल प्रदेश, और फिर है सो यहाँ नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, यह पार्ट है सो आपको है म्यांमार के सीमाएं बनाती हैं ये राज्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? तो आपको यहाँ पे 4 राज्य नजर आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो फिर आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा। और त्रिपुरा को आप देख सकते हैं, त्रिपुरा है सब बांग्लादेश से सीमा बना रहा है, तो यहाँ पर बना रहा है। तो आंसर आपको हो जाएंगे त्रिपुरा। और 9 के आंसर हो जाएंगे आपको, 9 के आंसर हो जाएंगे ए। बिल्कुल 9 के आंसर हो जाएंगे ए। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक सूचना लेकर मैं आया हूँ, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि आप लंबे समय से अनअकैडमी पर आप हमारे क्लास को, हमारे कोर्स को आप देख रहे हैं, बहुत सारे लेसन का अध्ययन कर रहे हैं, आपने काफ़ी सराहना की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने अनअकैडमी पर आपको सब्सक्राइब भी, अब काफ़ी रुपए पे करके है सो सब्सक्रिप्शन भी ले रखे हैं, और वो सालाना सब्सक्रिप्शन या फिर कुछ लोग मंथली या 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे क्लास को कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर अब अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, और वो है लाइव क्लास के रूप में। बिल्कुल प्लस कोर्स के तहत अब लाइव क्लास आपको होंगे, जहां पर सभी स्टार एजुकेटर अब लाइव क्लास आपके साथ लेंगे। और हर एक अलग अलग एग्जाम के लिए मैं आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए मैं आपको लाइव क्लास आपके साथ लेने जा रहा हूं, जो 17 तारीख से हमारे कोर्स आपको अवेलेबल होंगे। तो 17 तारीख से 6 बजे, संध्या 6 बजे से, और फिर संध्या 8 बजे से, जिसके प्रोग्राम आपको हमारे प्रोफाइल में हैं, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, आपको लाइव क्लास के फायदे क्या क्या हैं? तो लाइव क्लास के सबसे महत्वपूर्ण फायदे तो ये हो गए कि हम लोग आमने सामने होकर एक कोर्स को, जो भी है हमारा रेलवे का है, तो जो कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ, चाहे आज के डेट में आपको इंडियन पॉलिटी जो मैं 17 से लेकर आ रहा हूँ, या फिर करेंट अफेयर्स ले रहा हूँ, तो आप सीधी वार्ता हमसे कर सकेंगे उसके तहत। दूसरे चीज महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि 3 लेसन के बाद, यदि इंडियन पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ तो उसके 3 लेसन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो अगले में जो भी हम आपको परेशानियां होंगी, वो उसकी समाधान मैं अगले आपको चौथे लेसन के तहत करूंगा। और एक और महत्वपूर्ण आपको कि क्विज क्लासेस भी होंगे, जिसके तहत क्विज होंगे, और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये सारी चीज आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है लाइव क्लास के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण है कि उस लाइव क्लास में ना केवल हमें देख पाएंगे, बल्कि बाकी सभी स्टार एजुकेटर को भी देख सकेंगे। वो आपको इसी राशि के तहत, आपको पेड राशि के तहत ही ये सारे सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो चलिए, यहाँ पर अब बताते हैं कि ये रेलवे को सब्सक्राइब करने के लिए करने क्या होंगे। तो आप वहाँ पर जाएं प्लस क्लासेस के तहत, और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको लिखा रहेगा SSC एग्जाम। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको खुलेगा वो प्रोफाइल, और वहाँ पे आप जाएंगे तो फिर आपको रेलवे एग्जाम रहेगा, उसको क्लिक करेंगे। रेलवे एग्जाम के बाकी सारे
सब्सक्रिप्शन लेफ्ट साइड में, और इधर आपको लेफ्ट साइड में आपको लर्न मोर होगा और राइट साइड में आपको है सो गेट सब्सक्रिप्शन के एक ग्रीन आपको है सो बने हुए हैं। उसको आप जब ग्रीन बटन को क्लिक करेंगे आप वहाँ पे, तो आपको सब्सक्रिप्शन के सारे डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें आपको 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है, आपको 6 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है और फिर 12 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है। 1 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन आप रेलवे एग्जाम का लेते हैं तो आपको 800 रुपये लगेंगे मंथली, और फिर अगर 6 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वही 800 रुपया में 25% के अब डिस्काउंट हो जाएंगे और फिर अब केवल 600 रुपया लगेंगे मंथली, और 6 महीने के लग जाएंगे 3600 रुपया, जो कि आप कहीं 4800 रुपया लगने थे तो अब घट के 3600 रुपया हो जाएंगे। अगर 12 महीने का, अगर पूरे 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अब जो है सो उसमें और काफ़ी रियायत आपको कर दी गई, अब केवल 400 रुपये महीने आपको लगेंगे, अर्थात अब 4800 रुपये लगेंगे। तो एक तो आपको रियायत यहाँ दे दिया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करें। रेफरल कोड से क्या होगा कि आप राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर रेफरल कोड डालने का जगह दिया जाएगा, तो वहाँ रेफरल कोड में हमारा जो रेफरल कोड है जो मैं अभी बोर्ड पे डाल रहा हूँ, तो उसको आप देखेंगे, वहाँ डालेंगे तो 10% के इसके अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो चलिए आप सबसे पहले हमारे रेफरल कोड को आप अपने कॉपी में दर्ज कर ले, जो वहाँ पर अभी आपके बोर्ड पर दिख रहे हैं। तो ये रेफरल कोड में आप देखिए, वहाँ पे नीचे हरे रंग के लिखे हैं स्मॉल में अनिल कुमार पांडे .11 और फिर है -8763। बिल्कुल उसको आप क्लियर लिख लीजिएगा, कोई चीज़ उसमें नहीं छोड़िएगा। अनिल कुमार पांडे .11 और -8763, और इसको जब वहाँ पे आप रेफरल में डालते हैं और तो फिर आपको 10% के डिस्काउंट मिलते हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको देखिए यहाँ पे आपको वहाँ पे जो रेफरल कोड का जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे मैंने दिया था, वहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट सारी चीज़ों को, और लर्न मोड में जाके आपको क्या क्या और यहाँ पे आपको सुविधाएं मिलेंगी, उन सभी चीज़ों को आप जाके वहाँ से देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? और बिल्कुल 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो हम लोग है सो बांग्लादेश में पहुंच जाए। बिल्कुल यहाँ आप बांग्लादेश में पहुंचिए, बांग्लादेश में पहुंचेंगे तब तो पता चलेगा कि 3 तरफ से कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिजोरम को। मिजोरम तो खैर आप स्पष्ट यहाँ पे क्लियर है कि वो तो म्यांमार की सीमा बना रहे हैं, तो वो कहाँ से बांग्लादेश से घिरा होगा। मेघालय को देखते हैं, मेघालय 3 तरफ से तो नहीं, लेकिन हाँ 2 तरफ से जरूर घिरा हुआ है, 3 तरफ से नहीं है। फिर आप पश्चिम बंगाल को देखिएगा तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं घिरे हुए हैं। और फिर लास्ट में हम लोग त्रिपुरा को देखते हैं, तो त्रिपुरा आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पे देखिए त्रिपुरा को अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल त्रिपुरा है सो 3 तरफ से त्रिपुरा जो है बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो बिल्कुल हमारा ये त्रिपुरा जो है, यह आप देख सकते हैं त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आंसर हमारे बिल्कुल 10 के डी हो जाएंगे, 10 के डी हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको यह क्लास कैसा लगा आप अपनी ओपिनियन जरूर से दीजिएगा यहाँ पे, और आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से, नए लोग जितने लोग हैं वो लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल को जरूर से दबा दें, जिससे कि हमारा जो भी लाइव क्लास या फिर जो भी मैं वहाँ पे क्लास डालूँ वहाँ पे, तो आपको सबसे पहले मैसेज समय से मिल जाए और आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, वीडियो नंबर 4, और यह आपके लिए काफ़ी बहुमूल्य वीडियो सब मैं लेके आ रहा हूँ, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और साथ ही साथ अनअकैडमी में जाके हमारे क्लास को भी वहाँ पे है सो आप जितने भी कोर्स हैं उसका भी भरपूर लाभ उठाइए। ओके, मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।